प्लैंड, छुट्टी करो, मज़ा करो, वेपन कोत में रखो, कोत में रखाए, बड़ा लाख लगाया, चाबी गुम कर, चाबी गुम कर। भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है भारत रत्न पक्का कम भ्रष्टाचार उस अगर ये सिख ना लड़ते आपको लगता है कि ये भी एक हिस्ट्री का कोर्स चेंज हो जाता? उसमें अभी एक बात ये हुई कि दुश्मन, जैसे दुश्मन बोलते हैं, उसको ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बारामूला क्रॉस नहीं करने दिया 27 सुबह 7 बजे से पहले, और 9 बजे फौज लैंड हो गई। अच्छा, उससे जो पहले दाएं बाएं से लोग आए थे वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे, वो सिविल कपड़ों में थे, उनको सिख विलेजर जो थे उन्होंने रोका है। October 1947 had been turning point in Jammu and Kashmir. This was the time when Pakistani troops invaded Kashmir. However, bravery of Brigadier Rajendra Singh, decisive action of Maharaja Hari Singh, and resistance and tough fight given by local Sikhs there changed the course of history. Today we feel honored to be joined by us by none other than Major Govardhan Singh Jamwal. He is the only surviving general who had been part of Maharaja Hari Singh's army. Not only that, he is someone who had been witness to this important aspect of history that had been deliberately wiped out from textbooks because people never wanted the world to know what really happened. उस सच्चाई को जानने के लिए आज हम जनरल साहब से बात करेंगे। हमसे ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया जनरल साहब। आज हम आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने छुपाने की कोशिश की है। जहां पार्टीशन की बात होती रही, कभी भी किसी ने इस बारे में जिक्र नहीं किया कि क्या हुआ था 1947 में जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक चीज़ जो अक्सर मेरे मन में आती है वो ये था कि क्या वो रेडर्स थे या इन्वेडर्स थे। ये मैं चाहता हूं आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्लियर कर दीजिए। बहुत अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने पहली बार ये कहा है कि ये नैरेटिव्स की लड़ाई नहीं, असली क्या हुआ ये मैंने आंखों देखा है। मैं श्रीनगर में था, सब कुछ स्टार्ट से फिनिश तक मेरे सामने हुआ है, मगर असलियत छुपाई जाती रही। हम जानते हुए भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। शुक्र है कि अब आपने खुद पूछा है कि असलियत क्या है। आज मैं आपको असलियत बताऊंगा। असली बात ये है कि जम्मू कश्मीर की लड़ाई ये चर्चिल की लड़ाई थी और चर्चिल नहीं देना चाहता था हिंदुस्तान को आज़ादी। ये तो पुरानी कहानी है, ये बाहर नहीं आई थी। लेकिन अब वाल्टर रीड ने जो किताब लिखी है इंडिया में आके 1923 में, उसमें लिखा है कि चर्चिल कभी नहीं चाहता था कि इंडिया को आज़ादी दी जाए, और अगर कहीं देनी भी पड़े तो मुस्लिम्स जो हैं उनको सेफ हेवन देना पड़ेगा, और वो उसने बनाया पाकिस्तान। लेकिन वो भी पाकिस्तान इसलिए दिया कि उसकी ग्रेट गेम में जो हाथ था कि अगली लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वार जो आने वाली थी वो रशिया और चाइना के ख़िलाफ़ एशिया में लड़ी जाए, यूरोप की बजाय, कि यहाँ लड़ाई नहीं कभी हुई इसमें। और उसमें उसने जो एरिया सेलेक्ट किया अपोजिट रशिया एंड चाइना वाज पाकिस्तान एरिया, अफगानिस्तान एरिया टुवर्ड्स वेस्ट एशिया ऑयल फील्ड्स। दिस वाज द लाइन। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर हैड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसने प्रॉमिस किया कि जम्मू एंड कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान इफ पाकिस्तान इज गिवन और इंडिया इज गिवन फ्रीडम। ये कंसीव कर दिया था उसने जब वो प्राइम मिनिस्टर था। 43 में ये कंसीव कर दिया था और उसको ग्रेट गेम का जनरल नाम दिया गया था। वो हमें भी थोड़ा बहुत पता था जब हम फौज में या कुछ पढ़ते। ग्रेट गेम इतनी डिटेल पता नहीं था, वो बाद में ज़्यादा पता लगा। तो 45 में जब अमेरिकन ने प्रेस करना शुरू किया आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 कि आज़ादी देनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अंग्रेज़ों के साथ खुद लड़ी थी।
उनको पता था बिना लड़े नहीं देंगे। पर उन्हें कहा इंडिया ने इतना काम किया, इतने लोग मरवाए हैं वर्ल्ड वार 2 में जिसका कोई हिसाब नहीं, हज़ारों में। 24-25 लाख की आर्मी की कंट्रीब्यूशन थी वर्ल्ड वार 2 में। वर्ल्ड वार जीती मैं समझता हूँ इंडियन आर्मी की वजह से। तो अमेरिकन ने कहा नहीं, अभी इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। तो अंग्रेज़ों को चर्चिल को हटाना पड़ा और इटली को लाना पड़ा टू गिव इंडिपेंडेंस टू ऑल कॉलोनीज इंक्लूडिंग एशियन कॉलोनीज, अफ्रीकन कॉलोनीज एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसने कहा अच्छा अगर ये करते हो तो मैं अपना लॉर्ड इसमें, जनरल इसमें जो लॉर्ड इसमें बना बाद में, उसको छोड़ जाऊंगा और माउंटबेटन के साथ लगाऊंगा कि जो मैं चाहता था वही इन सब से करवाएगा, एंड आई विल वर्क बिहाइंड द सीन। वो पीछे से इसमें उसकी सामने और माउंटबेटन के नाम पर, और इसमें ने और उसने उसमें यूके में, इंग्लैंड में ये कहा कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती तब तक इनको या तो नहीं देना है या एनेक्स करवाना है, और एनेक्स के लिए माउंटबेटन विल हैव टू स्टे, उसके लिए फील्ड मार्शल अकनलक विल हैव टू स्टे, एंड ऑल दी 6 ब्रिटिश कमांडर्स, तीनों पाकिस्तान आर्मी के, तीनों इंडियन आर्मी के रहेंगे जब तक ये इंश्योर नहीं हो जाए कि जब पूरी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है या मेजर पोर्शंस विच विल गिव एनफ प्रोटेक्शन टू द न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। दैट मीन्स all along from Sialkot, that is Bhimber, Mirpur, Kotli, Muzaffarabad, then right up to Gilgit-Baltistan, for which 2 operations were planned. Gulmarg for Jammu and Kashmir, for which 10,000 troops were allocated for Jammu, 10,000 troops for Pakistan. उनका अकबर खान मेजर जनरल नाम बना के कर्नल था, उसको टास्क दी प्लानिंग की। प्लानिंग करी आर्मी चीफ अंग्रेज ने इस्लामाबाद में बैठ के। दे वर रेडी एंड दे वर होपिंग कि महाराजा हरि सिंह इंडिया में एक्सीड नहीं कर जाए, वो नहीं करने देना है, इसके लिए ये सब इंतज़ार कर रहे थे। माउंटबेटन ने शायद मुलाकात भी करी थी उस समय महाराजा हरि सिंह से। अभी मैं वहीं आ रहा था कि चर्चिल पीछे से कह रहा था इसमें को तुम जाते क्यों नहीं, माउंटबेटन को क्यों नहीं ले जाते श्रीनगर, प्रेशराइज क्यों नहीं करते महाराजा हरि सिंह को। तो वो चले गए जून महीने, मुलाकात हुई माउंटबेटन इसमें, वहाँ आ गए, 3 दिन रहे, बातचीत हुई। तो माउंटबेटन कहते हैं चलो मैं आपको समझाता हूँ बात क्या करनी है वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर आप गर्मी से आए हो, दिल्ली बहुत गर्मी थी। अभी महाराज हरि सिंह की काबिलियत, ये उसको बताते हैं पागल था। महाराज हरि सिंह की काबिलियत तो देखो, उसको पता था क्यों आए हैं, और उसने ये भी ठान ली थी कि पाकिस्तान नहीं जाना, जाना तो हिंदुस्तान में है, मगर हिंदुस्तान में जाना मुश्किल होगा क्योंकि माउंटबेटन बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता हिंदुस्तान से मिलूं, तो मैं क्या करूं। एक तरीका सोचा कि जब तक ये सर पर बैठे हैं इंडिपेंडेंस का नाचना चाहते हैं इनको, ये प्लान बनाई महाराजा हरि सिंह ने और कहा आप फिर परसों आप जाइए, गर्मी है बड़ी, फिर ये घूमिए, जब जाना उस दिन बात कर लेंगे। सुबह जिस दिन जा रहे थे सुबह 10 बजे 9 बजे बात करनी थी, पेट खराब हो गया हमारे साहब का। तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मेरा पेट बहुत कुछ खराब नहीं था, पर वो वायसराय था, सर्विंग वायसराय था, और महाराज हरि सिंह वाज वन ऑफ द 565 स्टेट्स रूलर। तो कैसे जवाब देता, ना तो कर नहीं सकता था, सुनना ही पड़ता था, जवाब कैसे देता। क्या ज़बरदस्त बहाना निकाला, ये भी कहीं डिक्शनरी में नहीं मिलेगा कि
वायसराय कहता है मिलो, आपने मीटिंग फिक्स की है 10 बजे की, तो कहते हैं मेरा पेट खराब हो गया, उसके बाद 2 घंटे बाद चले जाना है, भाई जहाज बैठ तैयार है। लुक एट महाराज हरि सिंह। बोलते हैं वो कभी गुरु के पास जाते थे, गुरु कहता है तुम्हारे झंडे लाहौर। वो महाराजा जो वायसराय को चक्कर दे सकता है, वो गुरु के चक्कर में आएगा? कभी नहीं आएगा। वो जो कुछ करता था उसको पता था क्यों करता था, और जानबूझ के करता था। और स्वामी को भी बोल रहा है हाँ तो उसको भी खुश करो, बोलो जी लाहौर आपके झंडे चढ़ेंगे सब। महाराज हरि सिंह वॉज नेवर ए फूल लाइक दिस। कितना मुश्किल था महाराजा हरि सिंह के लिए। एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन जो उन्हें लाइक नहीं करता था क्योंकि उन्होंने एक हिसाब से इनकार कर दिया टू एक्सीड टू पाकिस्तान, और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है हिस्टोरियन का कि वो भी उन्हें लाइक नहीं करते थे। तो इस सिचुएशन में कितना मुश्किल था उस टाइम महाराजा हरि सिंह के लिए ऑपरेट करना और काम करना। सवाल कहा है और बहुत करेक्ट सवाल पूछा। मैं उधर था, कुछ दिन पहले तो उन्होंने मुझे कमीशन किया, 2 इंटरव्यू हुई। उस इंटरव्यू में महाराज हरि सिंह ने खुद इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी अगस्त 15 के करीब और सेकंड फाइनल ऑन 10 सितंबर। स्कॉट ऑन वन साइड, आरसी कॉक प्राइम मिनिस्टर ऑन द अदर साइड। हम 10 कमीशन हुए थे, उसमें एक मुस्लिम भी हमारे साथ था, वो पाकिस्तान बॉर्डर का हमारी तरफ नौशहरा का तरफ का था, मुनीर हुसैन। अब अंदाज़ा लगाओ महाराज हरि सिंह का प्लूरलिटी का कि 10 में से एक मुस्लिम बना दिया, पाकिस्तान बॉर्डर का बना दिया। ही कुड हैव बिकम एडीसी टुमारो, एंड एडीसी इज ही कैन टेक योर लाइफ। उनको इतना विश्वास था कि नहीं मुस्लिम सर्व, इतना विश्वास था, शायद इसी विश्वास में मारे भी गए वो मुजफ्फराबाद में। बट वो बाद में इतना मुश्किल था। महाराज हरि सिंह के ना कोई भाई, ना चाचा, ना ताया, ना पिता, ना बेटा, कोई नहीं था जो उनको किसी किस्म की सलाह मशवरा दे सकता। जो थे 3 प्राइम मिनिस्टर, आरसी कॉक, वाइफ उसकी ग्रेस, पुलिस चीफ पावल अंग्रेज, आर्मी चीफ अंग्रेज स्कॉट एंड, तो ये तीनों अंग्रेज। आपको लगता नहीं है बड़ा अजीब सी चीज़ है, एक तरफ हम कहते हैं कि भारत ने आज़ादी हासिल करी 1947 में, दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ भी चीफ जो था आर्मी का वो ब्रिटिशर था, पाकिस्तान साइड भी अगर आप देखें तो ब्रिटिशर था, महाराजा हरि सिंह की फौज का अगर देखें जो चीफ था एच.एल. स्कॉट वो भी ब्रिटिशर था, और आरसी काक की बात करें तो उनकी वाइफ भी ब्रिटिशर थी। कहीं आपको लगता नहीं ये सारे ब्रिटिशर मिल के कोई एक किस्म से कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उनकी तरफ से, जो मिल के वो चाह रहे थे कि किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की तरफ ना जाते हुए पाकिस्तान की तरफ लिया जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये इट वाज नॉट वन पॉइंट, मल्टी पॉइंटेड अटैक, और इसी को नैरेटिव्स बोलते हैं कि चर्चिल वहाँ से बैठा हुआ, इसमें यहाँ से बैठा हुआ, 6 ब्रिटिश कमांडर्स, सुप्रीम कमांडर, सबके सब क्यों रहे इधर? जम्मू कश्मीर स्टेट को पाकिस्तान से मिलाना है 15 अगस्त से पहले। नहीं मिले तो 15 अगस्त के 16 अगस्त के बाद तैयारी हो जाए, हमला करके जम्मू कश्मीर को फतह करके पाकिस्तान को दे के जाना है। ये नैरेटिव था। ये 1947 में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, एज ए यंग लेफ्टिनेंट आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? आप कैसे देख रहे थे सिचुएशन को? 1947 में सच पूछो तो हमें कुछ पता नहीं था। जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बात की स्टडी है। उस वक़्त हम बहुत वरीड थे। मैं खुद श्रीनगर में था, कमीशनिंग का प्रोसेस चल रहा था, 200 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। हमारे प्रोसीजर होता था कि 4 महीने लगते थे, सिर्फ वो अप्लाई कर सकता था अफसर कैडेट के लिए या अफसर बनने जिसके फादर या ग्रैंडफादर ने आर्मी में सर्विस की हो। तो उस तरीके से हम चले। 200 आदमी ने अप्लाई किया, हर एक की रिकमेंडेशन डिप्टी कमिश्नर रिकमेंड करता था और
वो इंटरव्यू लेता था और इंटरव्यू में रिकमेंड करता था, अगर नहीं रिकमेंड करे तो उसका ख़त्म, वो नहीं जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुड रिजेक्ट यू, दैट वाज लॉयल्टी एवरीथिंग इन दी स्टेट, इसी के ऊपर तो चलता था। तो वहाँ जब पहुँचे, कमीशन हो गए हम, मैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी से मिला 1 घंटा, उनके घर गया, कमिश्निंग जब हो रही थी, मेरे गांव के ही हैं, फैमिली के हैं, दलपतियाँ हैं हमारे, तो मैंने पहली दफ़ा देखा उनको और लास्ट दफ़ा देखा। उसी दिन 1 घंटा बैठा उनके पास, उनके पाँव छुए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, हाँ, ब्रिगेडियर, क्या बातचीत क्या हुई थी तब आपकी? उन दिनों तो बातचीत ज़्यादा यूथ की, फ्यूचर की। वो बहुत एक दयावान आदमी थे, क्योंकि उनकी कहानी ये है कि वो खुद एक सूबेदार साहब के बेटे थे। सूबेदार साहब भी बड़े बहादुर थे, और जब पैदा हुए राजेंद्रपुरा गांव, मेरे गांव के साथ दूसरा गांव, 6 दिन के जब थे तो माँ मर गई, 6 महीने के थे तो फादर मर गए, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, एक अकेला बच्चा किसने पाला। और जो चाचा थे उनके 6-7 वो ताए चाचे के भी 6 बच्चे थे, उनमें कहीं पलता रहा, पता नहीं कैसे पलता रहा। बट ग्रेजुएशन किया प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में, टॉपर थे, पहले ही अपीयर हुए 1921 में, तो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन गए। हर साल हर अपने टाइम पर कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, बार के कोर्सेज किए, बहुत अच्छे शिकारी थे, बहुत अच्छे राइडर थे। तो वो ब्रिगेडियर जब स्कॉट गया, जनरल स्कॉट, अंग्रेज़, पहली दफ़ा चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ इंडियन कोई बना तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह बने। अभी उनको रैंक मिलना था मेजर जनरल का, क्योंकि वो 1 महीना छुट्टी में था स्कॉट, जिस दिन छुट्टी ख़त्म होनी थी 1.5 महीना, तो उन्होंने रैंक पहनना था, रैंक मिल चुका था पर पहनना था। उसके 4 दिन पहले ही शहीद हो गए। क्या क्या कमाल उनकी ज़िंदगी है। और शहीद भी हुए एज ए कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री। किससे लड़ते हुए? 6000 पाकिस्तानी 300 गाड़ी में सामने बैठे आ रहे। मैं आपको उसकी कहानी थोड़ी बाद में सुनाता हूँ, पर मेरा मतलब ये कहने का कि वो वक़्त जो मैंने देखा हुआ है 22 अक्टूबर का, जब ये आपने सवाल पूछा कि क्या हालात थे कश्मीर के, कश्मीर सही मायने में स्वर्ग था। कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, पूरी वैली, अगस्त महीना, 5 करोड़ पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, 3-4 करोड़ इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा चुके थे 22 अक्टूबर तक। कम से कम 12, 15 या 20 लाख मर चुके थे दोनों को, लाखों कन्वर्ट हो कर लिए हुए थे। और कितनी कन्वर्ट हुई थी यंग गर्ल, कितनी उन्हें कुएं में छलांग दे दी। ये ऑपरेशन जो गुलमर्ग है, ये गुलमर्ग ऑपरेशन किसने प्लान किया था और बेसिकली क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था उस समय जब ये ऑपरेशन प्लान किया गया? यही अभी ऑपरेशन गुलमर्ग जारी हो गया 22 तारीख को। इसकी यही मैंने सिचुएशन बताई आपको कि चर्चिल को खतरा था कि कहीं आज़ादी अगर दे दी इन्होंने तो मुसलमान मारे जाएंगे। इस वास्ते मुस्लिम अगर हिंदुस्तान के साथ जाएं तो दूसरा मुल्क ले आए, ये बात डिवाइड एंड रूल का जो उनका है। बस तो उन्होंने ये सोच लिया था कि इसके, वो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी था। ये 43 में सोचा उसने 4 साल पहले, और 47 में अगर वो रहता तो उसने नहीं देना था। 6 साल अगर और रहता वो तो उस तुरंजत तक नहीं मिल सकता। लेकिन इटली लाया उन्होंने आज़ादी देने के लिए। ये कौन था जिन्होंने आक्रमण किया था ऑपरेशन गुलमर्ग के टाइम? ये चर्चिल के आर्डर पर
उनकी ब्रिटिश आर्मी ने प्लान किया और 45 में शुरू हो गई इसकी प्लानिंग। उन्होंने कैप्टन असलम जो हमारी 4 जेन के इन्फेंट्री में उस वक्त पाकिस्तान में था, दैट मीन अभी पाकिस्तान नहीं बना था, इंडिया में था, मगर वो पहले तो जापान के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, उसको मिलिट्री क्रॉस मिला और 45 में उसका यहाँ से इस्तीफ़ा दिलवाया। कैप्टन था, उसका फादर ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह मेरा ब्रिगेड कमांडर था सीनियर, पकड़ंगा में रहता था। उसका बड़ा भाई पता पाकिस्तान में असगर फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट पाकिस्तानी एयर चीफ बना। बड़ी अच्छी फैमिली थी, हमने बाहर से लाई थी महाराजा गुलाब सिंह के बाद। ये तो कैप्टन आजम बता रहे हैं ये भी महाराजा की आर्मी के फौज के थे। हाँ, ये वही तो नहीं है जिन्होंने मुजफ्फराबाद वही कर्नल नारायण सिंह ने ही इसको मिलिट्री क्रॉस दिलवाया हुआ था जापान के तो खिलाफ। आपको लगता है कि इन्होंने कर्नल नारायण सिंह को धोखा दिया सही पिक्चर ना बताते हुए? 100%। वो मैं अभी आऊँगा। वो क्या हुआ कि 45 में जो अंग्रेज़ों ने प्लान बनाई, 45 में प्लान बन गई कि धोखा दे के उनका पाकिस्तान की तरफ एक अफसर ले आना है, उसकी मदद से 4 जेन के स्काट से मिलके ऐसी जगह रखनी है जहाँ अटैक करवाना है। वो उन्होंने मुजफ्फराबाद चुना और जब अटैक करना है तो मुस्लिम ट्रुप्स वो कहेगा कि ऐसा दिन चुनो जिस दिन वो सोए रहें। तो वो उसको पता था क्योंकि उसी पलटन का था। क्या होता था, दशहरे के दिन हिंदुओं को 2 दिन छुट्टी मिल जाती थी, दशहरे से 2 दिन पहले, और ईद के दिन हिंदू ड्यूटी देते थे, मुस्लिम छुट्टी करते थे। अभी दशहरा आ रहा था 23 को और ईद आ रही थी 24 को। 23 का दिन उन्होंने सेलेक्ट किया, 23 के लिए 2 दिन पहले छुट्टी हो जाती, 21 को छुट्टी हो गई और उनको बोला प्लैंड छुट्टी करो, मज़ा करो, वेपन कोत में रखो। कोत में रखाए, बड़ा लाख लगवाया, चाबी गुम कर दी। नॉट ए सिंगल राइफल वॉज अवेलेबल विद द इंटायर डोगरा हिंदूज ऑफ मुजफ्फराबाद फोर्सेस। दे वर विदाउट वेपन। द नाइट अटैक केम। क्या कहने लगे, चाबी कहाँ गई? चाबी गुम। प्लान थी। वहाँ एक कैप्टन राम सिंह थे, उनको जब ये होने लगा फायर या कोई पता लगा तो कर्नल नारायण सिंह ने बोला राम सिंह को, जाओ कोत खोलो। वो गया, दौड़ा, कोत खोले गई, ठक खत्म, गोली मार दी, अपने अफसर को मार दिया। ये असलियत तो ये है। लगा था उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह को कि जिस पे वो भरोसा करते थे, जिसको उन्होंने क्रॉस दिलवाया था, उसी ने उनको पीठ पीछे छुरा घोंपा। कि 22 तारीख जिस रात को 21-22 की रात को मुजफ्फराबाद में अपने ही डोगरा जवानों ने, मुस्लिम भाइयों ने अपने ही डोगरा हिंदू भाइयों को सोए काट दिया। उस रात मुनीर हुसैन मेरे कमरे में सोया था। हम दोनों श्रीनगर में, हाँ, कैडेट थे। मुनीर हुसैन का चाचा और मेरे चाचा वहाँ सोए थे। उसके चाचे ने मेरे चाचे का रात को गला काट दिया, लेकिन मुनीर को कोई फिक्र नहीं, वो मेरे साथ सोया रहा। दूसरे दिन जब पता लगा कि हो सकता है कबायली आ जाएं, हमें आर्डर मिला, हो सकता है कहीं आपको कंटोनमेंट पर भी आके वो रात को रेड ना कर दें। हमने फायर नहीं किया था, कैडेट थे, ऑफिसर कैडेट। हमको एक 300 राइफल थे, दोनों, उसको भी दिया, मुझे भी दिया, 50 राउंड उसको भी दिए, मुझे भी दिए, और बोला आप दोनों जाओ और कंटोनमेंट की इस दरिया चेलम के साथ, जहाँ वो सड़क एंटर होती है ना बदामी बाग में, हम रात को दोनों वहाँ बैठे हुए थे। हमें इतना भरोसा था एक दूसरे। इस तरह की महाराजा की फोर्सेस का ये था। वो भी अब बहुत प्यार था, राइट फ्रॉम जनरल जोरावर सिंह की तरफ से। 100 साल हिंदू मुस्लिम हमेशा इकट्ठे। और जब लद्दाख और गिलगित को फतह किया उन्होंने, उसको वो भी पहले तिब्बत,
तो जनरल मोहम्मद खान थे जोरावर के साथ, उनके साथ थे। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं लगता? आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एच एल स्कॉट छुट्टी पे चले जाते हैं, वो भी एक प्लान, आपको लगता नहीं है कि वो भी एक प्लान था? जब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को चार्ज दिया जाता है, वो छुट्टी पे जाते हैं, वो प्लान था। और अपने साथ कहते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ले जाते हैं वो जब जाते हैं छुट्टी पे। और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि क्या वहाँ पे चल रहा है, जबकि काफ़ी इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे। कहीं आपको लगता नहीं कि महाराजा की फौज उस समय फेल हुई इंटेलिजेंस गैदरिंग करने में, या उन्होंने किसी दूसरों पे ज़्यादा भरोसा किया? मैं बताऊँगा, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं कि ये प्लान किया हुआ था अंग्रेज़ों का। डोंट यू थिंक दैट दिस वाज नोन टू पंडित नेहरू आल्सो? मैं आपको साबित करूंगा कि नेहरू को भी पता था, अभी अब पता था ये कि क्या होने वाला है, ये इन्वेजन के बारे में। ये सब कुछ जो कि पूरी कश्मीर या आधी कश्मीर जो जितनी दी है ये देनी है। इन चाहे वो माउंटबेटन ने अपने या मिसेस माउंटबेटन के थ्रू कन्विंस करवा दिया था कि आप छेड़ना हुआ, इसलिए तो कुछ नहीं किया। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कैसे हुआ ये। नैरेटिव जो भी कुछ बिल्ड करे, हमें ये पक्की क्लियर बात है, ये सब कुछ प्लान्ड था। नेहरू वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। नेहरू वॉज ए पार्ट ऑफ इट, वैसे हो ही नहीं सकता था। अगर नेहरू वॉज पार्ट ऑफ इट तो फिर ट्रूप्स क्यों भेजी उन्होंने बाद में, एक्सीड करने के बाद फौज क्यों भेजी? तो नेहरू को नहीं गोली मार देता कोई? अगर ये नहीं करता तो क्या गोडसे नहीं आया था बाद में, तो एक और गोडसे पैदा हो जाता और होने वाला था। कोई हो ही नहीं सकता कि ये नेहरू को पता नहीं हो जो कुछ हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर को क्या पता? मैं तो ये भी कहूँगा कि नेहरू को पता था। मैं आगे कहानी सुनाता हूँ जो असली आपको कन्विंस करेंगे, बताऊँगा आपको कैसे हुआ ये। जब ये गुलमर्ग ऑपरेशन तैयार हो गया, जब महाराजा ने इनकार कर दिया तो वो गए, तो उन्होंने टेलीफोन कर दिया अपने सुप्रीम कमांडर को, ऑपरेशन गुलमर्ग ऑन। जून महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने दे दिए प्लानिंग के लिए। कहाँ कहाँ से ट्रुप्स आएंगे, कहाँ अम्युनिशन आएगा, कौन सी जगह अटैक होंगे, दत्ता खोल कहाँ बनेगा, ये सारा जून के महीने, जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने रिफ्यूज़ल किया उस दिन ऑर्डर हो गया, प्लानिंग में स्टार्ट, प्लानिंग शुरू हो गई। 15 अगस्त तक खतरा था कि महाराजा हरि सिंह मे ज्वाइन इंडिया, इसलिए माउंटबेटन रखा था कि तूने ज्वाइन नहीं करना देना। 15 अगस्त तक अगर ज्वाइन नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा। इंडिपेंडेंट के ऊपर पाकिस्तान हमला कर सकता है, पहले भी नहीं कर सकता और एक्सेशन के बाद भी नहीं कर सकता। ये प्लान था। ये भी तो हो सकता है कि नेहरू वॉज लुकिंग फॉर ए रीजन टू सेंड ट्रूप्स टू दिस रीजन, दैट्स व्हाई दे अलाउड कि अगर हो रहा है तो होने दो। नो, आई विल प्रूव यू अदरवाइज। जिस वक्त क्या होता है, गुलमर्ग ऑपरेशन तैयार हो गया, अभी ऑर्डर हो गया ऑपरेशन का। जिस दिन नेहरू माउंटबेटन वापस गया, फील्ड मार्शल अकनलेक को बोल दिया ऑपरेशन गुलमर्ग ऑन, डेट टू बी फिक्स्ड बाय अकनलेक। डेट फिक्स हुई 22 अक्टूबर, फिक्स हो गई डेट। ऑपरेशन ऑर्डर बन गया। ऑपरेशन ऑर्डर साइन किसने किया? कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी, अंग्रेज साइन, और भेजा किसको? ब्रिगेडियर मुर्रे, अंग्रेज। बिकॉज सारे अंग्रेज ऑपरेशन में शामिल थे महाराजा की फोर्सेस के खिलाफ। साइन किया कि कब साइन हुआ? 18 अगस्त। कितने महीने हैं?
सितंबर तो अक्टूबर, कई महीने पहले। 2 महीने 4 दिन साइन हुआ, स्पेशल कुरियर डिस्पैच हुआ, 20 तारीख डिलीवर हुआ। उस दिन ये जो मोरे था ये फॉरवर्ड पोस्ट पर गया हुआ था 20-30 किलोमीटर, उसकी पलटन थी। रात को गया, ड्रिंक्स वगैरह पिए, वहीं से सो गया कि कल आऊँगा वापस। ये परमात्मा ने मदद की इंडिया की। क्या ये सच है कि पहला प्लान उनका था कि साउथ ऑफ पीर पंजाल यानी कि जम्मू के इलाके वाले साइड अटैक करना है, लेकिन उनके पास पूरी असेसमेंट थी कि कितने हथियार हैं जम्मू के रीजन में और कितने यहाँ के जो एक्स सर्विसमैन हैं, कितने फौज में हैं। ये एक वजह थी कि उनको प्लान चेंज करना पड़ा और इसका उस तरह से मतलब करना इसका पड़ा मतलब है पुलिस को। आपने सुना हुआ है कहीं ना कहीं, कुछ बातें निकली हुई हैं ना, मुझे पता है सारा। मुझे तो ये भी पता है कि अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त से पहले जब दोनों मुल्क एक थे तो उन्होंने असेसमेंट करवाई थी कि जम्मू पूरे प्रोविंस में कितने वेपन इशू हुए हैं लाइसेंस, क्योंकि वहाँ आर्मी ऑफिसर मुस्लिम्स ही डिप्टी कमिश्नर भी बन जाते थे। उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा 40,000 वेपन, या दूसरे इंडियन वेपन, कोई फॉरेन वेपन, कुछ और मे बी सोर्स जम्मू प्रोविंस में लोगों के पास हैं। तो पहले सोचा था, देखो ना, पठान सियालकोट से जम्मू तो 14-15 किलोमीटर था, वहाँ 200 किलोमीटर का जाना पड़ा, फेल हो गए। मगर यहाँ 14 किलोमीटर, उन्होंने कहा डोगरा से मर जाएंगे 40,000 वो वेपन लेके, तुम 40 महीने भी नहीं पहुँच सकते। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ये सारी इंक्वायरी करवाई थी। उस वक्त हुकूमत तो अंग्रेज़ों की थी और गवर्नर उसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो प्लान कर रहा था वो अंग्रेज़ था। तो ये किस मोमेंट पे हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी उड़ी की तरफ गए और उनको लगा कि आप उनको अपनी अभी सिचुएशन आप ऐसे समझो कि मैंने जैसे आपको बताया कि जम्मू श्रीनगर बस लाइक स्वर्ग था। 15 अगस्त के बाद दुनिया आग लगी हुई थी, आपकी ट्रेनें पाकिस्तान से एक जिंदा नहीं, सब डेड बॉडीज आ रही थी, इधर से भी डेड बॉडीज, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक फायर नहीं। क्या ये महाराज हरि सिंह का राज था। इनको चाहिए था कि ऐसा महाराजा रखें और उसको राज को ले लें, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने नहीं होने दिया। उसने नेहरू को ये कन्विंस कर लिया था कि ये लोग आपके साथ तभी आएंगे अगर महाराज हरि सिंह को निकाल देंगे, ये बहुत जालिम है, ये वो है वगैरह वगैरह। इस वास्ते हुआ ये कि 15 अगस्त को जब महाराजा ने ज्वाइन नहीं किया इंडिया, और पाकिस्तान को वो ज्वाइन कभी नहीं करना चाहता था। आपको पता होना चाहिए 18 जुलाई को महाराजा हरि सिंह ने अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बत्रा को नेहरू के पास भेजा फॉर एक्सेशन। तो नेहरू ने पता क्या कहा, गो टू शेख अब्दुल्ला, मीन्स उसको बोलो, उसके जरिए रिकमेंडेशन आनी चाहिए। महाराजा हरि सिंह की मैं रिकमेंडेशन नहीं मानता, ये तो पक्की बात है, एक्सेप्टेड है। मैं आपको बताता हूँ, ये फिर जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी किस मोमेंट पे ये उड़ी की तरफ जाते हैं, जब जिसकी वजह से उन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ये वो कौन सा क्षण था और कितने लोग थे उनके साथ उस समय? तो सब प्रिल्यूड बता रहा हूँ कि सिचुएशन कैसे बनी। सिचुएशन ऐसे बनी कि हमें स्कॉट कह गया कि पाकिस्तान अभी बन रहा है, उनकी ट्रूप्स कुछ अभी बंगाल में हैं, कुछ बम्बे हैं, आ रहे हैं, अभी पलटनें भी पूरी इकट्ठी नहीं हुई, पाकिस्तान विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू अटैक। ये कन्विंस कर दिया महाराज हरि सिंह को स्कॉट ने और अपने पूरे अफसरों को। हम भी उसमें शामिल हैं, हम अफसर थे, हमें खबर आती रहती। उन्होंने कहा पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू अटैक जम्मू एंड कश्मीर फॉर अनदर 6 months, बिकॉज उसके ट्रूप्स ही अभी नहीं हैं। वो सारे इंडिया से आ रहे हैं, वेपन आ रहे हैं, गन्ने आ रही हैं, हाउ कैन दे अटैक। बात बड़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था
कि ये कवर प्लान थी और वो फोर्स और थी, उसमें कबायली भी शामिल थे और एक्स-सर्विसमैन शामिल थे। कमांडर सारे रेगुलर थे, वो उन्होंने अलॉट कर दिए हुए थे। 10,000 गुलमर्ग में 20,000 ट्रुप्स थे, 6,000 मुजफ्फराबाद से आएंगे श्रीनगर, 2,000 तिठवाल से आएंगे श्रीनगर, 2,000 गुलमर्ग से होके आएंगे श्रीनगर और 10,000 पठानकोट से चलेंगे जम्मू की तरफ, कुछ फैलेंगे सांबा कठुआ की तरफ, कुछ जाएंगे पुंछ की तरफ। और दिस वाज द प्लान सो ब्यूटीफुली मेड बाय द ब्रिटिश। फिर ये रेडर्स क्यों कहते हैं, फिर ये तो इन्वेडर। हाँ, अभी ये भी बात सुनो आप। मेरे ख्याल में ये ऐसे हुआ, वो मैं आगे भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो जैसे जैसे ऑपरेशन खड़े हुए। अभी मैं अभी पढ़ रहा था ब्रिगेड, इसमें नेहरू जी को पता था, उन्होंने एक लेटर लिखी है इनको, उन्होंने लेटर लिखा था पटेल को। अब वो लेटर भी in 1943 Churchill conceived a plan that if India to be given independence should be bifurcated into two dominions to be retained in Commonwealth, and that was to face Russia and China in Asia instead of Europe for which ये उनकी जो प्लान थी। In spite of the total defection of the Muslim troops, अच्छा उसमें उन्होंने ये फैसला किया था कि अगर किसी तरीके से ये जो ट्रुप्स को पता तो किसी को लगने नहीं था, पर एक ख्याल था कि जब भिम्बर में और नौशहरे में हमारे ट्रुप्स ने डिफेक्ट किया 18 अक्टूबर को, अपने ही सेकंड JNK जिसमें आधे गुरखा थे आधे मुस्लिम थे, आधे मुस्लिम जो थे उनमें से एक कंपनी ने गए उधर, वहाँ गुरखास थे, ये मैसेज कहलवाया पाकिस्तान से कि वो कंपनी इज़ इन डिस्ट्रेस, मदद करो। तो पीछे से मुस्लिम कंपनी कुछ गुरखा साथ आए, जैसे ही पहुँचे पहले तो उन्होंने गुरखे मार दिए, फिर जिसकी मदद के लिए आए थे उनको मार दिया। फिर एक और मैसेज आया कि दूसरे किले में 40 गुरखास हैं, प्योर गुरखास, कि उनके ऊपर हमला होने वाला, कोई होने वाला नहीं था। ये मैसेज गया ब्रिगेड कमांडर को कि उस विलेज, उस किले को बचाओ। इन्होंने कहा, वो ब्रिगेड मेजर था ब्रिगेडियर चतर सिंह का, धर्मशाला झंगड़ में, वो मेजर ने कहा मैं जा रहा हूँ। 40 किलोमीटर दौड़ा हुआ अपने मुस्लिम ट्रुप्स के साथ थ्रोची वो पोर्ट में पहुँचा। गुरखे खुश हो गए, आ गई अपनी पलटन मुस्लिम ट्रुप्स। तो उन्हें कहा आ जाओ बाहर, बड़े गले में। उन्हें कहा नहीं तो वर्दी शर्दी डालने की हथियार छोड़ो, अंदर अपने स्पोर्ट्स ड्रेस में आओगे, मजा। जैसे नीचे आए 40 की 40 मारती है, अपने ब्रिगेड मेजर ने गुरखा अपनी पलटन के जवानों ने सारे मार दिए। एक गुरखा दूर से देख रहा था, वो भागा और जाके ब्रिगेड कमांडर को सुनाया 20 किलोमीटर धर्मशाला में कि ये मार दी। 18 अक्टूबर की बात। तो ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को पता लग गया, महाराज सिंह को पता लग गया। 19 अक्टूबर को पता, वो तो 22 को हुआ। 3 दिन क्या हुआ, क्यों नहीं? तो उन्होंने नारायण सिंह को टेलीफोन किया कि ये हो गया वहाँ, तो आपके भी ऐसा ना हो जाए। वो कहता नहीं, मेरे मुस्लिम ट्रुप्स ऐसे नहीं है, मैं इनको अपने बच्चों से ज़्यादा जानता हूँ। मेरे साथ उन्होंने 4 जापानियों को मारा है, 6 मिलिट्री क्रॉस लेके आए हैं। ये डोगरे का मुस्लिम के प्रति इतना प्यार था। अब सवाल पूछा, यही सवाल पूछा था ना आपने कि उनको क्यों गलती हो गई।
इतना विश्वास था कि ये जानते हुए कि सेकंड JNK के वालों ने मार दिए हैं 18 को, पता लग गया। महाराज हरि सिंह ने कहा भाई ये बात वो नहीं है जापानी से लड़ने वाली, ये बात धर्म की आ गई है, पाकिस्तान धर्म के ऊपर अलहदा हुआ है और वो अटैक भी धर्म के ऊपर ना करे तो तुझे मार देगा। मैंने कहा मेरे ट्रुप्स ऐसे नहीं कर सकते। शायद उन्होंने कहा अगर मुझे उतारना तो मैं आ जाता हूँ, पर मैं ट्रुप्स। उनके साथ क्या हुआ जो ये भरोसा जो इतना था उनको? हाँ कमाल है, 2 कंपनी हिंदू की नहीं रखी थी उन्होंने साथ अपने, मुस्लिम थी। एक हिंदू कंपनी कोहाला 200 किलोमीटर, दूसरी कंपनी टीटवाल अदर 150 किलोमीटर, अपने पास दोनों मुसलमान, अपने गिर्द भी और जो एंट्री थी किशन गंगा के पुल के ऊपर से पाकिस्तान से वो भी। जो हिंदू थे वो दूसरी कंपनियों के 200 आदमी, वो अलहदा, पर राइफल कंपनी जो फाइटिंग कंपनी वो दोनों मुसलमान, अपने पास अपने गिर्द भी और एंट्री पर भी उन्होंने मार दिया। और क्या होता है कमाल के ये है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है ये, वर्ल्ड क्लास स्टोरी है, निकलने नहीं देते, नैरेटिव्स बन जाते हैं। अभी क्या होता है, रात को छाग अपने मार दिए, लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 200-250 जो हिंदू डोगरा थे, दूसरे 200-250 जो मुस्लिम थे उन्होंने सोए हुए मार दिए, फायर भी नहीं हुआ। सुबह हो गई, जब सुबह होने लगी सेट टाइम पर खुलता था, जब सेट खुलने का टाइम आया तो सेट खुला तो कर्नल नारायण सिंह दौड़ते हुए आए, उन्होंने बोला सब खत्म हो गया। उन्होंने बोला क्या? स्नैच्ड, आगे बात नहीं करनी थी। नारायण सिंह को भी मार दिया उसी वक्त? हैं? नारायण सिंह को नहीं, अभी मारा नहीं, पर उसके साथ जो था वो पक्का मुस्लिम सिग्नलर होगा, क्योंकि उसका बैटमैन मुस्लिम, रोटी खिलाने वाला मुस्लिम, उसने खींच लिया। अभी श्रीनगर में किसी को पता नहीं कि क्या हुआ है, सिर्फ इतना पता कि कर्नल नारायण सिंह बोल रहा हूँ, यहाँ सब खत्म हो गया, कुछ मदद कुछ, बस क्या हुआ खत्म। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। महाराज हरि सिंह को, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कश्मीर में किसी को कुछ पता नहीं। मैं भी उधर था, घबराहट हो गई, इतनी सी भी क्या हुआ। तो ब्रिगेड महाराज, ये कमाल सुनने वाली बात है, महाराज हरि सिंह ने क्या कहें, कमांडर इन चीफ थे वो थे असली, उन्होंने वर्दी डाली और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मैसेज भेजा कि मैं जा रहा हूँ मुजफ्फराबाद। ये महाराजा हरि सिंह ने कहा? महाराज हरि सिंह ने वर्दी डाल ली। अच्छा। घर से वर्दी डाल के टेलीफोन किया कि मैं आ रहा हूँ और मैं मुजफ्फराबाद जा रहा हूँ। जो आपने मैसेज दिया है कि नारायण सिंह कहता है ख़त्म, सब कोई ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हुआ, क्या चाहिए, हम क्या फैसला करें। मैं जाके, वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ ब्रिगेड कमांडर दूसरे थे, ब्रिगेडियर फ़कीर सिंह जो कश्मीर ब्रिगेड कमांडर थे, ये बटालियन उनके नीचे थी, उन्होंने जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं गए। पहला सवाल तो ये पैदा होता है। उसके बाद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, फिर उन्होंने जाना था, अभी वो भी नहीं गए थे, तो महाराजा हरि सिंह क्यों जा रहे हैं। ये बहुत एक ज़बरदस्त सवाल है, इसका जवाब मेरे पास है पर और किसी के पास नहीं होगा। वो वक्त था जब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को लगा कि उन्हें खुद जाना पड़ेगा। स्कॉट ने तो तबाही करवानी थी, वो ज़बरदस्त प्लेयर थे पर टॉप ब्रिगेड कमांडर नहीं थे, टैक्टिकल ब्रिगेड कमांडर नहीं थे। शायद लड़ाई के बीच में ऐसे ब्रिगेड कमांडर को बनाने का सोच के बनाना चाहिए, उसने बनवा दिया ताकि मौका आएगा तो ये पोलो खेलें, लड़ाई नहीं लड़े। वक्त आ गया, जो उसने एंटिसिपेट किया था वही हुआ। और महाराज को भी पता था कि ये नारायण सिंह को रिप्लेस करने के काबिल नहीं है।
तो उसने ब्रिगेडियर फ़कीर सिंह को पूछा कि आप क्या हुआ? जी कुछ पता नहीं। तो तुम ब्रिगेड कमांडर हो, तुझे अपनी बटालियन का पता ही नहीं क्या हो रहा है? सब सच पूछो तो कुछ पता नहीं, और जो कुछ भी हुआ है मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, सच बोलता हूँ कि मैं शायद उस काबिल नहीं हूँ कि ये वो सिचुएशन संभाल सकूँ। उसके काबिल सिर्फ एक ही आदमी है, वो है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। इसमें मैं उसको बहुत महानता देता हूँ। इस क्राइसिस में चला जाता, he would not have been able to do what Brigadier Rajendra Singh did. He was not cut up for this, he was not trained for this. But Brigadier Rajendra Singh was more than trained for it. और महाराजा सिंह को पता था। He could not ask Brigadier Rajendra Singh, तुम जाओ। He could ask, why not Brigadier? Who is responsible? मैं तो लद्दाख का, सियालकोट का, जम्मू का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी स्टेट की थी। उस एरिया की, कश्मीर पूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिगेडियर फ़कीर सिंह की थी। अगर वो नहीं जा रहा तो ये क्यों जाए? अभी चीफ मलिक क्यों जाए करगिल की लड़ाई में जब जीओसी है उधर? तो फ़कीर सिंह को महाराज साहब ने पूछा, फ़कीर सिंह क्या हुआ? सर कुछ पता नहीं। क्या होने वाला है? सर कुछ पता नहीं। तो ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी कितने लोग थे इनके साथ जब ये चले गए? सुनो, तो महाराज हरि सिंह बड़े असूली आदमी थे, जस्टिस नंबर 1, कभी बेइंसाफी नहीं। वो कैसे बोल रहे चीफ ऑफ स्टाफ को? कमांडेंट चीफ ऑफ द एक्चुअल फोर्सेस के कमांडर चीफ तो राजेंद्र सिंह थे, और स्कॉट चालाकी से कुछ दिन अटैक से पहले निकल गया कि उसको ब्लेम ना हो। और फ़कीर सिंह छोड़ गए जो उस इतने फिट नहीं थे कि जो वो ऐसी सिचुएशन को संभाल पाए। उस वक्त ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कहा कि सर यू डोंट गो, मैंने जाना है, आपने दिल्ली बात करनी पड़ेगी, हालात ख़राब हो गए लगते हैं। ओके, सल्यूट किया, संभालना। दिस इज हाउ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। कितने दिन तक रोके रखा? कितने दिन तक रोके रखा उन्होंने पाकिस्तान को? ये हुआ कि ये 22 तारीख की बात है, 6 बजे हुआ। बारिश, मौसम ख़राब हो रहा था, अक्टूबर की 22 तारीख जैसे आज है, बस यही दिन लड़ाई के चल रहे थे श्रीनगर में। कभी मौसम ख़राब ही हो, ट्रुप्स कोई नहीं थे। महाराज हरि सिंह को भी पता था, ट्रुप्स सब चले गए। 800 मील, 800 किलोमीटर का बॉर्डर है राबी से लेकर लद्दाख, लखनपुर से लद्दाख तक। 7 पलटने, 600 आदमी होता है, 7 पलटने 800 किलोमीटर में प्लटून 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 लगा दी। ये किसने लगाई? स्कॉट ने। क्यों? पाकिस्तान इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू माउंट ए मेजर ऑपरेशन। कहीं इन्फिल्ट्रेशन होगी, रेड होंगे, ऐसे लड़कियां ले जाने, तो ये काफ़ी है। दिस वॉज द रीज़न वाई द डिप्लॉयमेंट वाज स्मॉल पैकेट्स। एंड 1 महीना पहले खिसक गया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह बस कैपेबल, और नीचे वाले जो भी थे वो थे इन हालात के मुताबिक। और 4 जेंट के वो पटन छोड़ गया जिसके साथ टाई अप किया था 2 साल पहले 45 में, उसका अफसर ले गए थे। उस अफसर ने बताया कि हम दशहरे के दिन ये करते हैं, इस वास्ते दशहरे के दिन अटैक करो, उस दिन वो सोए होते हैं। अब ये कितने लोग थे इनके साथ, ब्रिगेडियर साहब के साथ, जब ये गए वहाँ? अभी थोड़ा सा, वो नारायण सिंह ने क्या कमाल किया। जब नारायण सिंह 7, 8, 10 आदमी थे उस जगह, वो दुमेल का पुल था, उस पुल के नीचे 3 यो गाड़ी 300 वो व्हीकल्स, देखो 6000 आदमी बैठा हुआ है। ये पुल के पास गाड़ियाँ पहुंच चुकी थी सुबह 7-8 बजे। पुल को क्रॉस करके सीधे 5 घंटे का रास्ता, 3 बजे श्रीनगर, 3:30 बजे महाराज हरि सिंह गुलाम महल में पकड़ के एक्सेशन
और साफ। ये प्लान थी अंग्रेज़ों की, और मेजरबी कमांडर इन चीफ अंग्रेज़ इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था, उसने साइन किया था, और ब्रिगेडियर मास्टर को ये हुक्म मिला था। इसकी तो एक और थोड़ी सी कहानी है, वो बाद में बताऊंगा। जो असली फैक्ट्स हैं, बाकी नैरेटिव्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। ये अब ये थोड़ा बताएं कि हम चाहते हैं थोड़ा फोकस करना। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जब गए तो कितने लोग उनके साथ थे और कितनी देर तक वो पाकिस्तान की फौज को रोक सके? अभी ये हुआ कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपने ज़ुबान ले लिया, हुक्म दिया, जितने अवेलेबल ट्रुप्स हैं आ जाओ, गाड़ियाँ तैयार करो। गाड़ियाँ नहीं थी, पेट्रोल बंद किया था पाकिस्तान ने, 2 महीने से वो स्टैंड स्टिल में पेट्रोल बंद कर दिया, अम्यूनिशन बंद कर दिया, बिल्कुल वो नाका लगा दिया। बट फिर भी महाराजा हरि सिंह ने बोला मेरी गार्ड जो है ये ले जाओ। फर्स्ट J&K के वही ट्रुप्स मिले, कुछ और आर्ली, कुक, बार्बर, कोई वेपन दिया किसी को, 100 आदमी, टोटल 100 डोगरा, ऑल डोगरास। 4-5 गाड़ियाँ इधर उधर मिली, शायद 1-2 सिविल भी डाली हो। वो निकले वहाँ से 4-5 बजे के बाद श्रीनगर से। दिन लग गया तैयारी होने में, ऑर्डर पास करने में, लोगों को कलेक्ट करने में, रोटी बना या कुछ, या कंबल, सर्दी बड़ी होने वाली थी, तैयारी नहीं, कोई सोच ही नहीं। अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लड़ाई थोड़े जा रहे हैं, पता करने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। पर जब चलो 50-50 राउंड ले लो साथ, कोई बंदोबस्त बड़ी लड़ाई का नहीं। चले, रात को 12 बज गए उड़ी पहुँचने में, कुल 100 आदमी, और 40 आदमी वहाँ छोड़े। कमाल किया, रात को 4 घंटे सोए, क्योंकि अभी पता नहीं आगे क्या है। तो सुबह 8 बजे के करीब 60 आदमी लेके वही 4-5 गाड़ियाँ चल पड़े मुजफ्फराबाद को। और जब वो देखो जहाँ पर वो पहुँचे, मैं आई कैन इवन एक्सप्लेन ऑन दिस, कि वो एक जगह पहुँचे तो सामने देखा 300 गाड़ी आ रही है पाकिस्तानी मार्किंग की। ब्रिटिश साहब ने कहा रुको, पोजीशन। कुल 2 प्लटूनें थी, 60 आदमी, 40 छोड़ आए थे, 30 की प्लटून सड़क पर, 30 की प्लटून दरिया के साथ, 30 की प्लटून बाएं पहाड़ी के पर। और वहाँ क्या कमाल हुआ, कैप्टन प्रीति सिंह जो महाराज साहब के गार्ड कंपनी कमांडर थे, वही कंपनी कमांडर यहाँ आ गए। वो एक गाड़ी लेके, एक सेक्शन कमांडर नायक था, उसको लेके आगे के, जैसे ही उसकी पहली गाड़ी आती है, हमला करके पहली गाड़ी उसकी सब उसके आगे मार के छीन ली। ये भी दुनिया में नहीं हुआ कभी कि 60 आदमी की दुश्मन की फौज ने 6000 दुश्मन की पहली गाड़ी छीन के ले आए। वो देखते रह गए, अंदर जो आदमी थे छलांगन ला ली, भागे भोगे, अपनी गाड़ 4 आदमी, अपने 4 आदमी से वो भी मर गए। आए जब 100 गज सामने लाए तो हुक्म दिया था ब्रिटिश साहब ने, पाकिस्तान की गाड़ी जब आए इतना फायर करो कि वो गाड़ी ख़त्म हो जाए, फिर उसको कवर रखो ताकि उस गाड़ी को वहाँ से उठा ना सकें और वो रोड ब्लॉक बन जाए। हमें इतना समय मिले कि हम बता सकें कि हम जिसके लिए आए हैं पता लग गया। कुछ नहीं, सब ख़त्म। ये बताना था कि क्या ख़त्म, वो पता लग गया कि 300 गाड़ी आ रही। तो वो जैसे ये फायर हुआ, गाड़ी ख़त्म हुई, और प्रीति सिंह ने ये कमाल किया कि अंदर बैठे जख्मी हो गया, कपड़े खोले, सफ़ेद बनियान राइफल के ऊपर रखी, ऊपर निकालना गया, हम अपनी गाड़ी पाकिस्तान की, पर हम आदमी पृथ्वी सिंह, हाँ, पीर साहब तो देख रहे थे उधर से, और उसकी प्लटूनें फायर कर रही थी। इतना फायर के एक पहिए उड़ा दिए चारों, तभी तो वो बचे कि गाड़ी मारते मारते उन्हें ऐसी मारी, सड़क पूरी ब्लॉक हो गई, टायर ख़त्म हो गए और पूरा कवर रखा फायर से। वो 60 आदमी फायर कर रहे हैं, उनको 10-11 के बीच ये हुआ, 3 बज गए, नहीं हिलने दिया। पाकिस्तान ने सोचा ये तो मारेंगे, 3 बजे तो महाराजा हरि सिंह को पकड़ना था,
ये तो 4 घंटे इधर ही हो गए। फिर उन्होंने पहाड़ी पर से जाके पीछे से हम वो बताइए फोर्सेस सारे, चाहे तो मैं रख भी सकूँ आपको बता सकूँ कि उन्होंने मारना शुरू किया। हमारे जवानों का मिशन ख़त्म हो गया, 4 बजने लगे, 3-4। पर ब्रिगेडियर साहब ने क्या कमाल किया, 2-2:30 बजे जब देखा कि अब जो कुछ है होना हो गया है, ये खबर महाराज हरि सिंह इज़ वेटिंग फॉर मी, क्योंकि सुबह वर्दी ला के खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ टेलीफोन नहीं था रिलायबल, वहाँ से 50 किलोमीटर बारामूला गए, टेलीफोन पर बताया ये बात है। मेरचंद महाजन भी थे, उनको बताया कि बहुत बड़ा हमला है, 6000 आदमी हो सकता है, सब बात बता दी। और फिर वापस गए, फिर वहाँ जहाँ ट्रूप्स लड़ रहे थे वो विद्रोह कर रहे थे, कुल 20-25 रह गए थे, बाकी वो मर गए थे। उनको रास्ते में मिले जाके 4 बजे 5 बजे, पर दुश्मन हैरान हो गया, परेशान हो गया, स्लो हो गया, पैदल न चलने लगा बजाय गाड़ियों के, कि पता नहीं अगले मोड़ में फिर बैठे होंगे, अगले मोड़ में। वो तो सोचा भी नहीं था, उनको ये बताया गया था कोई नहीं, और वाकई कोई नहीं था। मुजफ्फराबाद से श्रीनगर तक एक जोन नहीं था, तो ये कहाँ से आ गए? 300 मार दिए, 300 पाकिस्तानी मार दिए, 60 आदमी थे खुद, और ख़तरा हो गया कि हर मोड़ में बैठे होंगे। वो 3 बजे 4 बजे के बाद 10-12 किलोमीटर उड़ी का पुल था, नहीं पहुँच पाए। ब्रिगेडियर सिंह को इतना टाइम मिला, वो गए मानसून, महाराज साहब से बात की, बोलो दुश्मन इतना है, फटाफट ट्रुप्स ले आओ और मुझे भी कुछ भेजो, कल के लिए कुछ नहीं है। तो महाराज हरि सिंह ने जम्मू से 2 MMG हवाई जहाज़ पर मंगवाई, 5 नंबर पलटन यहाँ थी, उनकी में MMG आई, उधर से उनको भेजी, 2 मॉर्टर दी, उन्होंने उड़ी बजाया दूसरे दिन। ये क्या कमाल की लड़ाई हुई है, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात। तो वो किस टाइम पे उनको, मतलब कितनी गोली लगी जब ये ब्रिगेडियर साहब को? अच्छा, इसमें 4 लड़ाइयाँ हुई, 4 दिन लड़ते रहे। ये घड़ी की एक दिन हुई, उड़ी को रात को उन्होंने रोका, 3 कहते हैं 500-600 पाकिस्तानी मार दिए, MMG लगा दी जो आई, और पुल तैयार रखा उड़ाने के लिए, जैसे नज़दीक है पुल उड़ा दिया, कोई पुल नहीं आने के लिए, वो जो वहाँ बैठे हुए मारे। पर फिर वो क्या हुआ, पानी था नहीं, नाला खाली था, तो उन्होंने घेरा डालना शुरू कर दिया बजाय लड़ने के, इन्वेल्पिंग मूवमेंट। तो इन्हें देखा हम तो मारे जाएं, 100 आदमी हैं, यही पकड़ेंगे तो आगे कौन संभालेगा। तो दे हैड टू रिटायर, दे वेंट टू महुरा। ये हो गई 23, 24 उड़ी। अभी 24 जब जा रहे थे तो उन्होंने 24 बस दी दशहरा दिन, और दशहरे के दिन दरबार होता था, परेड होती थी। महाराज हरि सिंह ने कोई कैंसिल नहीं की, दरबार भी चल रहा है, परेड भी हो रही है, कि दुनिया को ये पता नहीं लगे कोई मुसीबत पड़ गई है, लोग में कटबद्ध शुरू हो जाए, शोरश पड़ जाए, हम इंडियन आर्मी फौज आ जाएगी, फिर पता लगेगा लोगों को। कुछ नहीं बताया। तो 24 को जब रात को वो विद्रोह कर रहे थे इसको महुरा के पास, तो जो वहाँ हमारे कश्मीरी पंडित थे, जब वो मैन कर रहे थे, उन्होंने देखा गाड़ियाँ आ रही हैं, उन्होंने समझा पाकिस्तान है। वो अपनी गाड़ी थी ब्रिटिश साहब की, वो पाकिस्तान की है, तोड़ दिए सारा, बिजली खींचते, स्टेशन 0 कर दिया। मैं उस दिन श्रीनगर, मुझे याद है बिजली का पाँव आस्ता आस्ता डिम हो, उसके बाद बिजली आई नहीं, कई महीना भर नहीं आई, अंधेरे में ही रहे, क्योंकि वो एक ही वो था हमारे पास, मोहरे का पावर हाउस ख़त्म। उससे थोड़ी पैनिक हुई, पूरी कश्मीर वैली में अंधेरा हो गया, पर दरबार चल रहा है,
और डिनर रखा हुआ पैलेस में वो भी चल रहा है कि लोगों को ये पैनिक ना हो जाए। तो 24 को वो भी हुआ। अभी 23 को जब इन्होंने बोला ब्रिगेड साहब ने कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, आप इंडियन आर्मी को बुलाओ, तो 24 सुबह ही मेहरचंद महाजन जी ने प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन किया, होम मिनिस्टर को, कि ये हालत है। मैंने कहा कौन कहता है उधर घबराए हुए? नहीं जी सच बात है। अच्छा, माउंटबेटन को गए कि ये हो गया है। माउंटबेटन कहता है कौन कहता है, ऐसे ही घबरा गए होंगे, लड़ाई देखी नहीं ना, पता करो पहले। ही न्यू, उसको रात को मैसेज आ रहे थे कहाँ पहुँचे, श्रीनगर नहीं पहुँचे और रोको। तो उन्होंने कहा कहाँ, पता करो, भेजो। करने की कोशिश हाँ किया कि होंगे रेडर, उसी ने नाम दिया रेडर का। रेडर का नाम? हाँ, उसने कहा मस्ट बी रेडर्स नॉट द पाकिस्तानी, कोई लूटने वाले चाहे अंदर से ही होंगे, रेडर वेडर होंगे। चलाया हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन, वही रेडर का नाम पड़ गया। और नेहरू को बोलो कि किसी को भेजो, तो उन्होंने भेजा मैनन एंड मैनेक्शा, वो 25 को आए। 24 को कुछ नहीं भेजा, 23 को रात को रिपोर्ट करी, 24 को उन्होंने सुबह रिपोर्ट करी, 24 ने काउंट करो पता करो, तो पता करने के लिए आदमी भेजने के लिए भी 25 को गया। टाइम गेन कर रहे हैं, किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए। कौन करवा रहा है? फील्ड मार्शल आर्कनलेक, माउंटबेटन, ये सब तीनों कमांडर चीफ अंग्रेज़ हैं, इधर भी तीनों कमांडर चीफ अंग्रेज़ हैं, उधर भी। तो बना हुआ प्लाट, पागल थे हम क्या? प्राइम, ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू को नहीं पता था? मुझे पता था उस वक्त भी। हमारी फौज में जो यंग अफसर थे वो भी बात करते ये क्या हो क्या रहा है। इस बहादुरी के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को महावीर चक्र मिला, एमवीसी मिला। तो आपको लगता है कि एमवीसी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 4 लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने और वो कमाल किया जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या आप क्या समझते हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए? उसका जी परमवीर चक्र कुछ नहीं उसके आगे। पर हमने बोला था, फर्नांडिस आए थे, मैंने फर्नांडिस को गांव में ले गया, लोगों ने मेमोरेंडम दिया कि ये बड़ी जाती है, महावीर चक्र क्या है इनके लिए। उन्होंने कहा आई एम कन्विंस्ड ही मस्ट हैव बीन गिवन परमवीर चक्र। आई ग्रांट यू परमवीर चक्र टुडे एज ए डिफेंस मिनिस्टर। लॉर्ड फर्नांडिस ने कहा, ही मेड अनाउंसमेंट फरूक के सामने। अच्छा, फरूक बैठा हुआ था, सलाथिया बैठा हुआ था, ये फोटो है मेरा, अभी बताऊंगा। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, आई कैन गिव द परमवीर चक्र टुडे। मैं जाके फॉर्मेलिटीज पूरी करूँगा। टिल टुडे नथिंग हैपेंड। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया इस प्रेजेंट सरकार के साथ ये परस्यू करना चाहिए? 100% करना चाहिए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह नहीं मांग रहे कुछ भी, वो तो अपने प्राण दे के चले गए, बचा गए जम्मू कश्मीर को। जिन हालात में उन्होंने बचाया है दुनिया में आज तक, इन हालात में से कभी किसी ने मुल्क को नहीं बचा पाया। यानी कि अगर वो ना रोकते तो ये पाकिस्तान की जो ये फौज थी श्रीनगर पे कब्जा कर लेती? 100%, फिर 100%। कहते हैं कि ये भारत की फौज पे लैंड करना मुश्किल हो जाता है, एयरपोर्ट तक आ जाता। देखो ना, 26 तारीख सुबह डिले करते करते माउंटबेटन ने 26 तारीख कर दी। 26 तारीख लड़ते रहे, रात को 2 बजे मारे गए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। फौज नहीं पहुंची थी अभी तक, लेकिन 2 बजे उनकी डेथ हुई। 27 तारीख, कल का दिन 27 था ना, 28 है। सुबह 8 बजे लैंड हो गई उनके मरने के 6 घंटे बाद। ये जो कहा जाता है, एक इंप्रेशन दिया जाता है कि इनडिसाइजिव थे महाराजा हरि सिंह, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि करना है। इसमें उन्होंने क्या डिसीजन लेना था कि क्या चाहते थे वो, इंडिया से मिले, लेकिन नेहरू तैयार नहीं था। उन्होंने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेजा,
फिर पाकिस्तान में वो जाना नहीं चाहता। आपको लगता है कि महाराजा हरि सिंह को भी वो इज्जत नहीं दी गई क्योंकि एक्सेशन जिस तरीके से हम बात करते हैं? एक्चुअली महाराजा हरि सिंह उनको एक स्केप कोट मिल गया, अंग्रेज़ों को भी, नेहरू को भी, शेख को भी, सब दुनिया को, कि उसने डिफेंड करना नहीं अपने आप को, कभी डिफेंड नहीं किया। उसको मारो 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 हर तरफ से, उसी के नाम पर। वो तो पता नहीं किस तरह से वो ये झेलते रहे। हम सुनते थे भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है भारत रत्न? पक्का, कम भ्रष्टाचार उसने नहीं, अपने दिल को ही तो हम तसल्ली दें कि हमने जो जानबूझ के गलतियां की हैं, मरवाया है महाराजा हरि सिंह को, 12 साल वनवास दे दिया इस काम के लिए। जो कमाल की लड़ाई मैंने आपको बताई, ये मेरी आंखों देखी है, बचा लिया जम्मू कश्मीर को। क्या लगता है वजह ये कि हिस्टोरियंस ने क्यों ऐसा किया कि ये चीज़ें कभी ना टेक्स्ट बुक में आई? ये वजह क्या रही है, क्यों इसको ये? मैं तो बड़ा कन्विंस हूँ कि नेहरू को सब पता था जो कुछ हो रहा है। मतलब ये क्यों नहीं आया किसी में भी? महाराजा हरि सिंह के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है टेक्स्ट बुक्स में, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बारे में बताया नहीं जाता है टेक्स्ट बुक्स में। के बारे में बोला जाए, पढ़ाया जाए, तो वो किसकी फौज थी? महाराजा हरि सिंह की। अगर ये बोला जाता तो उस दिन के बाद, 1 साल के बाद गए हैं, 8 महीने के बाद देश निकाला दिया गया है जून में। ये बात अक्टूबर की है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने। अगर वो ये कहते कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कमाल किया, तो किसने कमाल किया? उनकी स्टेट फोर्सेस ने। वो किसकी थी? महाराजा हरि सिंह की। आप कैसे देखते हैं सिख कम्युनिटी, जो कश्मीरी सिख थे 30,000 के करीब मारे गए? छूरा मैसेकर की बात करें तो 400 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए जो नर्सरी में बैठे हुए थे। तो आप कैसे देखते हैं जो रेजिस्टेंस सिख कम्युनिटी ने वहाँ पे दिखाई पाकिस्तानी जो इन्वेडर्स थे उनके खिलाफ? साफ जाहिर है, सिख वेर द वर्स्ट टारगेट एट दैट टाइम ऑफ पाकिस्तान, because they were the ones who fought even in Pakistan or on the way. ट्रेनें जो भरी हुई गई वो भी तो सिखों की बहुत थी। उनको कैसे वो सिखों को कैसे मान्यता देते? डोगरों को भी क्यों मान्यता देते? बारामूला में जो सिखों को मारा यही वजह? उनको पता है, उन्होंने हर कोशिश की हर जगह। वो गाँव के गाँव डट गए, जो उधर से आ रहे थे उनको भी रोके। अगर ये सिख ना लड़ते, आपको लगता है कि ये भी एक हिस्ट्री का कोर्स चेंज हो जाता? उसमें अभी एक बात ये हुई कि दुश्मन, जैसे दुश्मन बोलते हैं, उसको ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बारामूला क्रॉस नहीं करने दिया 27 सुबह 7 बजे से पहले, और 9 बजे फौज लैंड हो गई। अच्छा, उससे जो पहले दाएं बाएं से लोग आए थे वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे, वो सिविल कपड़ों में थे। उनको सिख विलेजर जो थे उन्होंने रोका है, नहीं तो वो ये कर सकते थे। अगर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते और उनको ये टारगेट प्रॉपरली दिया होता तो वो एयरपोर्ट को कैप्चर कर सकते थे। इंडियन आर्मी को लैंड ही नहीं होने देते, लेकिन वो कुछ सिखों ने नहीं पहुंचने दिया। वो भी उनकी क्रेडिबिलिटी है। आपको लगता है ये सारा डेलिब्रेट था? ये सिख बारामूला के सिख्स के सेक्रीफाइस का भी जिक्र ना करना किसी भी किताब में, किसी टेक्स्ट बुक में, ना पढ़ाना, ना कुछ, ना आज तक बताना। जनरल ऑफ द आर्मी, आई एम क्वालिफाइड मैन, स्ट्रैटेजिस्ट हो, मुझे ये लगता है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री लाइक नेहरू, अगर उसको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो तो वो बेकार है। उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। अगर पता है तो वो उनके साथ मिला हुआ है, अगर नहीं पता है तो बेकार है। इतना बेकार तो हो नहीं सकता। वो काबिल था, इंटेलिजेंट था। इस वास्ते माउंटबेटन ने या मिसेस माउंटबेटन ने सब बात बताई हुई थी कि आप कुछ हिस्सा मिल जाएगा, पूरा तो नहीं, कुछ हिस्सा उनको देना पड़ेगा। ही हैड एक्सेप्टेड इट। और मेरे ख्याल में उन्होंने पटेल साहब को भी बता दिया था, नहीं तो पटेल नहीं एग्री करता महाराजा हरि सिंह को निकालने के। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। एक तो आपने बताया कि
परमवीर चक्र मिलना चाहिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को, जिस किस्म के उनके दूसरा आप कहते हैं भारत अब तो रत्न मैं होना कहता हूँ चाहिए, भारत महाराजा हरि रत्न सिंह। मिलना चाहिए। अगर आपको मोदी साहब ने भारत रत्न नहीं दिया तो ये कलंक मैं समझता हूँ मोदी साहब के नाम लगेगा। मैं कहता आपको लगता है जो बारामूला के सिक्स का सेक्रीफाइस है उनके नाम पे भी एक मेमोरियल होना चाहिए, ताकि क्योंकि अभी एक लड़ाइयाँ ख़त्म थोड़ी हुई हैं, पता नहीं और कितनी लड़ाइयाँ लड़नी, और लड़ाई मोराल पर लड़ी जाती है, और मोराल सिर्फ फौजियों का नहीं, मोराल उनकी फैमिलीज़ का भी होता है, मोराल नेशन का होता है, कौम का होता है। अब जब आप लड़ते हो आगे तो पीछे गांव आपके साथ होता है, आपकी फैमिली आपके साथ होती है, उनका मनोबल किसने रखना है? यही जो निशानियां हैं, मेमोरियल हैं, छुट्टी हैं उनके नाम, गाने हैं उनके नाम, पोइट्री है। हमारी लड़ाई ख़त्म थोड़ी हुई है, चल रही है, चाइना के साथ भी है। एक आखिरी सवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग एक इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जब ये इन्वेजन हो रहा था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी तैयार थे लड़ने के लिए। ऐसा था, कुछ ऐसा हुआ है उस टाइम उन्होंने कुछ किया? ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान को नहीं देना चाहते थे कुछ, महाराजा के भी खिलाफ थे मगर पाकिस्तान के भी साथ नहीं थे, बिल्कुल कोई सोच नहीं हुआ। फिर ये जो मुस्लिम थे वो बाकी कैसे मिल गए? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं थे, वो अलग थे वो लोग जो मिल गए पाकिस्तान के साथ? वो वैली में थे, वो मेजॉरिटी एनसी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। उसका रीज़न ये था कि जिन्ना अब्दुल्ला को नहीं चाहता था, अगर जिन्ना आ जाता तो अब्दुल्ला पहले भागे थे और आते भी नहीं जब तक इंडियन आर्मी पहले नहीं पहुंची, तब जाके आए, क्योंकि जिन्ना पाकिस्तान का अब्दुल्ला के खिलाफ था और अब्दुल्ला भी उसके साथ नहीं था। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनी कि कश्मीरी मुस्लिम या एनसी पाकिस्तान के साथ नहीं थे, उन्होंने साथ नहीं दिया, एक वारदात नहीं हुई पूरे कश्मीर में। लेकिन जो कुछ लोगों ने हेल्प करी है, उनकी जो रेडर्स आए थे, जो इन्वेडर्स आए थे, उनकी हेल्प करी है लोगों ने। समझता हूँ प्रो पाकिस्तानी तो होंगे, कोई रिलेशन भी होंगे, वो उन्होंने किया। और वो जो बच्चा मार दिया था उन्होंने, वो तो पक्का एंटी पाकिस्तान था, प्रो शेख था, उसकी उन्होंने काटा और रात खुदा के फायरा मार दिया। तो ऐसे उसकी भी बड़ी बहादुरी है, मानते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसिप्लिन रखा, मुसलमानों ने किसी हिंदू को, एक हिंदू को नहीं मारा, किसी मुसलमान ने भी अंदर। तो ये भी क्रेडिटेबल है, जहाँ क्रेडिट जाता है वहाँ जाता है। ये लहदा बात है, बाद में पाकिस्तान ने आके 1990 में कश्मीरी पंडित ही निकाल दिए सारे, और उस बेदर्दी से मारा है। किसने मारा? अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने, उनके नेबर्स ने मारा, उनके स्टूडेंट ने मारा, नंगे करके, रेप करके, सबके सामने मारा। वो लहदा बात है, ये लहदा उस वक्त कुछ नहीं किया। मैं उधर था, मेजर प्रीतम सिंह मेरे गांव के मेजर, वो गवर्नर थे, उनकी फैमिली वहाँ थी, हमें सब पता लगता था, एक एक सिचुएशन का पता है मुझे। थैंक यू जनरल साहब, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के साथ बात करने के लिए। सी इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये अगर हम करते रहें तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन, ये बातचीत बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। बट येस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट एक्चुअली जनरल साहब हैज डिस्कस्ड। ही सेड दैट द काइंड ऑफ a sacrifice Brigadier Rajendra Singh has made to save Jammu and Kashmir, I think for that he should be given posthumously Paramveer Chakra. And the second thing, he says that there is a need for rectifying all those mistakes that have been committed in the past. Those mistakes need to be corrected, and for that they think that anybody who deserves to get Bharat Ratna is Maharaja Hari Singh. But deliberately some people had been trying to churn out the fake narrative where they had trying to portray Maharaja Hari Singh in bad light. But they want that now the time has come when actually there should be chapter about Maharaja Hari Singh, there should be chapter about Brigadier Rajendra Singh, and even the sacrifice of Baramulla 6 need to be projected in those textbooks.
because there should be a memorial in their name, because had they not shown the resistance and fought with those raiders and invaders who came out to this side, I think though history would have been different, because Pakistani troops would have reached Srinagar airport and they would have prevented Indian troops from landing there, and I think by then Jammu and Kashmir would have been part of Pakistan, because they were the one who stopped. अब वक्त आ गया कि we have to fight against those forces and we have to correct things. वो जो false narrative चलाते रहे हैं उस false narrative को तोड़ना है, क्योंकि ये तो हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं. क्योंकि राइट नाउ जनरल साहब इज़ 97 ईयर्स ओल्ड, और आप देखिए कि एक सेंचुरी जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 की बात कर रहे हैं, ये तो उन्होंने देखा है. ये जो बात कर रहे हैं ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये इन्होंने देखा है, ये उस समय वहाँ पे डिप्लॉयड थे और फर्स्ट हैंड अकाउंट है. ही इज़ वी कैन से द ओनली लिविंग आई विटनेस राइट नाउ अमंग द फ्यू पीपल हु आर हियर. सो तभी इतनी अथॉरिटी से ये बात कर रहे हैं. मेरे ख्याल से मैं चाहूँगा कि मोर एंड मोर यंगस्टर्स शुड लिसन टू दिस conversation, because that way they will be able to understand Jammu and Kashmir history in a better way. Otherwise, the politicians and the others will keep on distorting history. And you know what really happens when you distort history. The real heroes become villains and villains are projected as heroes. Pradeep Datta for Line of Communication. Excellent. Thank you very much.